गुड इवनिंग। बैठे बैठे सर। हेलो। हेलो। कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। क्या था अपना डिस्कशन? क्या एक्टिविटी था? B14। B14 में कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। पहले का क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। अभी मैंने देखा इतना आगे कैसे हो रहा है ये। मैंने कहा ये ऐसा तो अभी डिस्कशन हुआ नहीं है, इतना आगे कैसे पहुंच गया हम? दूसरे क्लास में ऐसा एक नंबर है, उनमें भी हालांकि ज्यादा आगे नहीं, पीछे वाले बैच में। B4 है। अच्छा ठीक है भाई। 14 में भी 15 ही क्वेश्चन है। उसके भी पहले क्वेश्चन का आंसर बी था। फर्स्ट। ठीक है ना? इस तरह से ये आंसर हो गए DPP नंबर B4 के। तो अब आप लोगों ने B4 में से कोई क्वेश्चन पूछना है? सेकंड में कुछ कहना चाहते हो?
आंसर चेंज करवाना चाह रहे हो? एक डिस्क जो है इंक्लाइन प्लेन पर घूम रही है कुछ एंगुलर वेलोसिटी से और उसको रखा जाता है, तो म्यू के बारे में और एंगल के बारे में दे रखा है, तो तुम्हारा कुछ कहना है, कहो कुछ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? 2 मिनट 2 मिनट। mg/2 फोर्स इधर आ गया और फ्रिक्शन की वैल्यू वो भी mg/2 आ गई, तो ये तो तुमने अच्छा काम किया, बराबर कर दिया। अब ये बताओ कि फोर्स तो जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब ये यही रहेगा। पूछ रहा हूँ, फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये यही रहेगा। अब टॉर्क की बात कर लेते हैं, फोर्स का हिसाब तो हो गया, सेंटर के अबाउट टॉर्क का हिसाब लगाएंगे तो ये जो ओमेगा है इसके खिलाफ अल्फा आ जाएगा, तो इसका ओमेगा घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फाइनली ये ओमेगा जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लास्ट में इसका ओमेगा भी जीरो हो गया, स्लाइडिंग खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन की ड्यूटी खत्म। अब बारी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करेगा, जितना चाहिए उतना लगेगा रोलिंग कराने के लिए, तो उसमें देखेंगे कितना चाहिए। रोल करता हुआ नहीं, तुम क्या कहाँ भेजना चाह रहे हो इसको, ऊपर चढ़ाना चाह रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से अब और कोई दिक्कत नहीं रही, दिक्कतें दूर हो गई। ठीक है, चलो ठीक। क्या फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? हैं? सर्कुलर प्लेट दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, देखें जरा क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन इसमें, क्या डीपीपी वाला? फोर्थ क्वेश्चन, चार्ज पास थ्रू द इमेजिनरी सर्कुलर लूप, तो हम ये जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में से चार्ज थोड़ी जाता है, जाता है क्या? नहीं जाता है ना, तो इसका आंसर जीरो पे टिक मार देंगे, बस हो गया सवाल। कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज इधर से उधर नहीं जाता, यहीं जाके रुक जाता है, यहीं बैठ जाता है, तो है ना, ये तो बताया था, इधर माइनस बैठ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का धागा जाता है, चार्ज नहीं जाता है, चार्ज वहीं रुक जाता है, प्लेट से कूद के आगे नहीं जाता है। ठीक है, बीच में से कोई चार्ज नहीं गुजरता है, बस हो गया ना अब तो। अब इसके बाद और क्या था डिस्कशन? हाई लेवल प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स है? 6 प्रॉब्लम है, निकालिए कैपेसिटर अध्याय की 6 आखिरी हाई लेवल प्रॉब्लम्स। तो आप कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, 7 के आगे बढ़िए, 8 9 10 11 12 13, 12 में दिक्कत आ रहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर 12 नंबर देखते हैं, दिखाना 12 नंबर क्या है, ये 12वां नंबर। देखो इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है जो कि अनचार्ज है जब की को क्लोज ओपन किया जाता है,
key is closed for time during which capacitor becomes charged to voltage V. V voltage से charge रहता है. Determine the amount of heat liberated during this time in the resistor of resistance R2. If the EMF of the source is this, the internal resistance can be neglected. तो कुछ बात इस तरह की है कि हमारे पास दो रास्ते दिए हैं करंट के, R1 और R2. ये कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर था शुरू में 0 चार्ज वाला था, ये बात t इक्वल टू 0 की थी. जब तक इसमें चार्ज कुछ आया तो इसका वोल्टेज चेंज हुआ. वोल्टेज के चेंज होने से इसमें ये दो हिस्से हो गए, इधर इधर, और इसके ऊपर Q माइनस Q, इसका वोल्टेज V आ गया. ये कोई टाइम t होगा. जब तक t टाइम में इसका वोल्टेज इतना आया, उस दौरान इस R2 में कितना हीट जनरेट हुआ, ये एक सवाल है. तो हम तो ये जानते हैं कि इस कैपेसिटर का चार्ज किसी भी टाइम t पर क्या होगा. लिखने का फॉर्मूला रटा हुआ हमारा, लगा देंगे. स्टेडी स्टेट का चार्ज तो CE होगा, 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, और टाउ की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू C होगा. वो रखते रहेंगे. अब बात इतनी सी है कि ये जो हमको मिला, ये तो टोटल करंट होगा. तो इस ब्रांच का करंट I1 होगा, इस ब्रांच का करंट I2 होगा. पोटेंशियल इनका बराबर होगा. अब हमको चाहिए I2, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2. तो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, R1 अपॉन R1 प्लस R2. तो I2 I के टर्म्स में आ जाएगा. अब आप इसे डिफरेंशिएट करके I निकाल सकते हैं. तो I इज इक्वल टू CE बाई टाउ e की पावर माइनस t बाई टाउ. ऐसा आता है ना I का वैल्यू. अब ये I2 की वैल्यू जो है वो है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I. ये यहां रख देंगे. I2 जो है वो टाइम के फंक्शन में आ जाएगी. तो हीट जनरेटेड, रेट ऑफ हीट जनरेशन I स्क्वायर R, I2 स्क्वायर R2. R2 रेजिस्टेंस में क्या हीट जनरेट करने की रेट है. तो टोटल हीट कितना जनरेट हुआ, तो इंटीग्रल I2 स्क्वायर R2 dt. जिस टाइम तक आपको करना है उस टाइम तक का यहाँ से V वोल्टेज रख के निकाल सकते हैं. वोल्टेज कैसे लिखेंगे, V E इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ. यहाँ से t निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी. जैसा जरूरत पड़ेगा रख लेंगे. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद दिक्कत है. तो इस तरह से 12वां प्रश्न हो जाएगा. और कुछ 13 का बी पार्ट. ठीक है, 13 का बी पार्ट देख लेते हैं. ये बात नोट होगी, आगे बढ़ते हैं. इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया. इसमें 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, C1 C2 C3. फाइनल चार्ज डिपॉजिटेड ऑन कैपेसिटर्स.
ये तो क्लास का ही तो सवाल है, क्या दिक्कत। सबसे पहले तो पुराने वाले चार्ज इस पे लिख लो। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे थे कि इसमें फ्लो करने वाला चार्ज क्यों मान लो, केवीएल की इक्वेशन लिख लो, उस समय फाइनल जब चार्ज होगा तो आई जीरो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, तो सिंपल केवीएल की इक्वेशन से चार्ज मिल जाएगा। एक बार क्यू फ्लो माना तो सबका चार्ज क्यू के टर्म्स में आ जाएगा, फिर केवीएल लगाना, फाइनल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन में क्या समस्या आ रही है? अच्छा, एम पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यही पूछना चाह रहे हो? डायग्राम में एम पॉइंट दे नहीं रखा है, तो उसको कैसे ढूंढे? ये बीच वाले पॉइंट का नाम नहीं दे रखा है ना, बाकी सबका दिया है, लगता है वही होगा। जो बीच वाला पॉइंट है ना, उसी का नाम नहीं दे रखा है ना, वही होगा। कुछ नहीं कहते तो स्टेट ही स्टेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया फिर। ठीक है, ये रखो। तो अपना कैपेसिटर का हिसाब हो गया। कुछ एचसीवी में भी दिया था क्या? नहीं, हो गया एचसीवी पूरा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा था। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, जिसमें से हमने एक वायर का सीख लिया, किसी सर्कुलर आर्क का सीख लिया, किसी लूप का सीख लिया, ये निकाला था ना। अब इसके आगे एक्सिस पे निकालना सीख लिया था। कितने स्टूडेंट्स को किसी लूप का मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे पता है? किसी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके एक्सिस पे कितना होता है, ये पता है कितने विद्यार्थियों को इस क्लास में? मैग्नेटिक फील्ड पिछली क्लास में तो किया था, भूल जाते इतने जल्दी, है ना? पता है, इधर किसी को नहीं पता है। तुमको पता है? नहीं पता, देख के पता लगेगा, कॉपी में देखेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, ये जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है, इसमें फॉर्मूला याद नहीं होता है तो सब जीरो हो जाता है। या फिर इंटीग्रेट करने का धैर्य रखो इतना एग्जाम में, कि एलिमेंट लोगे, इंटीग्रेट करोगे, फिर पता लगेगा, इतना समय कहाँ रहता है। तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी बात है। अच्छा, ये चैप्टर इतने इजी है कि किसी ने फॉर्मूला याद कर लिया और कहीं सीधा सीधा लग गया तो फट से नंबर मिलेगा, और जल्दी से नंबर मिलने वाला है। यानी जो बच्चा अच्छी याददाश्त रखता है ना, वो दिमाग वाले विद्यार्थी को हरा सकता है। फॉर्मूला रट के चला गया, वैल्यू पुट करके आएगा, दिमाग वाला सोचे मैं एलिमेंट लूंगा, इंटीग्रेट करूँ, कर ले भैया, याद नहीं रखता तो, है ना, उसका टाइम खराब होगा उसमें। तो फॉर्मूला याद रखना जरूरी बात है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, एक और केस लेते हैं। आपने लूप का कैलकुलेट कर लिया, अब मैं आपसे पूछता हूं इसके बारे में।
ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ऊपर भी इन्फिनिटी तक, इधर भी ऐसे करंट जा रहा है। करंट इस तरह से दिया हुआ है, के एम्पियर पर मीटर। एक इनफाइनाइट शीट है जिसके हर एक मीटर में के एम्पियर करंट जा रहा है। किस तरह से बताएं? जैसे मोबाइल की तरह, मोबाइल से देख लेते हैं। ये जैसे मोबाइल है, तो इसमें ये जो सरफेस है इसको इधर दूर तक एक्सटेंड कर दे, इधर ऊपर ऐसे इन्फिनिटी तक, एक इनफाइनाइट शीट हो गई। इसमें ऐसे ऊपर करंट जा रहा है, तो इसकी वजह से कमरे में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बताना है। या यूं मान लो ये दीवार ही समझ लो आप, ये दीवार ऐसे इन्फिनिटी तक जा रही है, इस दीवार में ऊपर करंट जा रहा है, तो कमरे में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अब इसका 1 मीटर में के एम्पियर जा रहा है, इस दीवार का 1 मीटर लेंगे तो इस मोबाइल का 1 मीटर लेंगे, उसमें के एम्पियर ऐसे जा रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, निकालो जरा। ये मैंने 3D व्यू दिया है, कितना करंट किधर जा रहा है। अगर मैं इसका 1 मीटर लेता हूँ ना यहाँ से यहाँ तक, तो इस 1 मीटर में के एम्पियर जा रहा है ऊपर की तरफ, के एम्पियर, के एम्पियर पर मीटर। 1 मीटर इस इनफाइनाइट शीट की लेंथ लूंगा तो उसमें के एम्पियर करंट जा रहा है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल लो, इधर या उधर, इधर दीवार ले रहे हो तो क्लासरूम में निकाल लो, है ना। ऐसा सोचो कि दीवार है, इसमें ऐसे ऊपर करंट जा रहा है, तो इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड बता दो। ये हो गया एक तरह से इनफाइनाइट शीट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट शीट, एक इनफाइनाइट शीट का मैग्नेटिक फील्ड जो हमको मालूम करना है। इसको आसान करने का तरीका है कि इसका टॉप व्यू बनाओ, ऊपर से देखो ऐसे, तो कैसे दिखेगा। टॉप व्यू वाला डायग्राम बनाओगे तो आपको थोड़ा आसान लगेगा, अभी 3D में थोड़ा दिक्कत लग रहा है। देखो कैसा दिखेगा टॉप व्यू। टॉप व्यू में हमें ये इनफाइनाइट शीट ऐसे पतली सी दिखेगी, और ऐसे इन्फिनिटी तक तो जा ही रही है, और ये जो इसमें करंट आ रहा है ना, वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऊपर की तरफ आता हुआ। ऐसे करंट आ रहा है, तो जो हमें ऐसे ऊपर जाना, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे आता दिखाई दे रहा है, और इनफाइनाइट शीट एक पतली सी लाइन की तरह दिखाई देगी। अब इसकी वजह से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर।
यहाँ पर एक पॉइंट है, इसमें निकाल लो। मान लो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है, वो कोई r डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करो। तो अब हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर तो बहुत सारे इनफाइनाइट लेंथ के वायर हो गए, जैसे ये वाला वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, ये भी वायर इनफाइनाइट, तो ये सब इनफाइनाइट लेंथ के वायर है, इनकी वजह से जो टोटल आएगा वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे कि कौन सा वायर किधर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो सबसे पहले इसके सामने वाला वायर जो है ना, ये वाला, तो इसमें करंट का तार पकड़ लेंगे ऐसे। इधर जा रहा है ना करंट, तो ऐसे अंगूठा रखेंगे इस तरफ, तो हमारी फिंगर ऐसे घूम रही है, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड यूं आया। ये मैग्नेटिक फील्ड आया इसकी वजह से जो बिल्कुल सामने है। फिर ऐसा ही वायर यहां पर भी एक, इस वाले की वजह से उसमें करंट यूं जा रहा है, तो इसका तार यूं पकड़ लिया, तो फिर इसके अराउंड सर्कल बनेगा यूं, तो इसकी वजह से यूं आएगा। फिर इतना ही थीटा एंगल इधर ले लिया इस तरफ, तो इसकी वजह से यूं आएगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि इसको सेंटर लेके सर्कल बनाएंगे ना यूं, तो इसकी वजह से यूं आएगा, इसकी वजह से यूं आएगा, इसकी वजह से यूं आएगा। तो जो इन्फिनिटी वाला होगा ना एकदम, उसकी वजह से यूं आएगा। तो इस तरफ से लेके उस तरफ तक, और जो उस तरफ का इन्फिनिटी वाला उसका इधर आएगा। तो ओवरऑल यहां से लेके यहां तक ही सभी का आएगा, तो टोटल सम ऊपर की तरफ आएगा, है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, इस वाले बीच वाले तार का ऐसे सर्कल बनता है। जो उधर वाला है इस वाले का, इसका अपना सर्कल बनता है। और जो इधर वाला है, जो इस तरफ है, ये वाला, इसका अपना सर्कल बनता है। हर एक को अपना सेंटर पे मानते हुए ऐसे बनेंगे। ऐसे करंट जा रहा है ना यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके चारों तरफ, इसमें करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ, इसमें करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ। तो ये बीच वाले का सर्कल नीला है, और ये बैंगनी कलर का है, और ये ऑरेंज टाइप का मट में लगा। तो समझ में आ गया कि डायरेक्शन सबकी मिला के ऊपर आएगी। ठीक है, तो हम किसी एक का ऊपर वाला कंपोनेंट निकाल के और फिर इंटीग्रेट करके सबके ऊपर वाले कंपोनेंट जोड़ देंगे। बस इतना सही काम करना है। इतनी मदद कर दी मैंने, देखो आपकी। अब कुछ कर सकते हो क्या, देखो जरा। मतलब डिराइव करना मुश्किल बात है, इसलिए याद रखो कि याद रखना कितना कीमती बात है। आंसर आने के बाद याद रहना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे हो? है डायरेक्शन कौन से वाले का नहीं समझ में आया, बोलो। इनफाइनाइटली वायर का कैसे डायरेक्शन होता है? तो एक वायर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो उसको अपन अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, ऐसे अंगूठा दिखाते हैं, तो हमारे हाथ की जो फिंगर जैसे घूम रही है ना, इस तरह से ऐसे सर्कल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये रूल है बस। ठीक है, इधर वाले में ये किसका दिखाया हमने, ब्लू कलर वाला किसका दिखाया? ब्लू वाले का सर्कल दिखा देता हूँ, ब्लू वाला इधर, ये ब्लू वाले का दिखाया।
वॉयलेट वाले का सेंटर ऐसा दिखा देता हूँ, ये वॉयलेट वाले का दिखाया, और ये एक और है, इसका ये दिखा देता हूँ। तो इसकी वजह से यू करंट जा रहा है, तो यू इसके राउंड चक्कर, इस ब्लू का इसके राउंड चक्कर, इसका इसके राउंड चक्कर, ऐसे। तो ये सब ऐसे सर्कुलर मोशन कर दे, उसको सेंटर मान के सर्कल बना दो, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे टेंजेंट आ जाएगा। तो ये जो हरे रंग से मैंने सभी जगह दिखाया, ये इस ब्लू पे टेंजेंट है, ये वॉयलेट पे टेंजेंट है, और ये इसके ऊपर टेंजेंट है तीसरे वाले पे। अब देखो कि कैसे करते हैं अगले पेज पे। वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट लूंगा, उसके अराउंड एक सर्कल बना दूंगा, फिर उससे बी का डायरेक्शन आ जाएगा, फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर दूंगा, इतना सा काम करूंगा। ये आपने करना है, इतना सब बोल दिया है। कहना और करने में अंतर होता है। चलो ठीक है, देखते हैं।
अभी देखो इसमें यहां से हमको जहां पता करना था वो मान लो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे था। अब हमने क्या किया कि यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर dy थिकनेस का एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसमें करंट यूं जा रहा है, इस तरह से करंट आ रहा है। अब इसके अराउंड सर्कुलर रिंग की फॉर्मेट में होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इसके अराउंड सर्कल बना देंगे। ऐसे इस तरफ। अब यहां से ये जो हमें कैलकुलेट करना था इसके लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ एंगल की बात आ रही, तो अगर हम ये वाला एंगल थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो इस तरफ टोटल बी जो आएगा वो इंटीग्रल डी बी कॉस थीटा होगा। अब बस इनकी वैल्यू रखनी है। अब डी वाई लेंथ में कितना करंट होगा, अगर हम जानते हैं कि करंट पर यूनिट लेंथ के दिया होगा के डी वाई, तो म्यू नॉट इंटू के डी वाई अपॉन 2 पाई इंटू ये वाला डिस्टेंस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर का होता है ये, तो इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर है इसकी वजह से 2 पाई आर की जगह आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में कॉस थीटा आएगा आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अपन इसमें से जो कांस्टेंट है उनको बाहर भेजेंगे, म्यू नॉट के आर अपॉन 2 पाई बाहर आ गया, डी वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। ये इंटीग्रेशन करना है तो हर कोई जानता है, फॉर्मूला रटा हुआ है। क्या रटा हुआ है? इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन आर टेन इनवर्स 5 बाय आर माइनस अनंत से लेके अनंत तक। यही कहते हो? रट रखा ना ये, आर से तो आर उड़ गया, इनफाइनाइट रखेंगे तो पाई बाय 2, माइनस इन तो माइनस पाई बाय 2, घटाएंगे तो हो जाएगा पाई, पाई से पाई चला जाए, ये बच जाए हाफ म्यू नॉट के। जो कि यूनिफॉर्म आ गया, जो कि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आ गया। वैसा ही आ गया जैसे इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमने देखा था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट की वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस में। ऐसा ही इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट जो कि जिसमें यूनिफॉर्म करंट जाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म आ गया, और उसका फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट के बाई 2 हाफ म्यू नॉट के। ठीक है, अब इसको एकदम डायग्राम में दिखा देते हैं, ये बात तो होगी। अगले पेज पे देख लेते हैं। कुछ रह गया? भाई कुछ लोग क्या है कि आपस में बातें कर रहे हैं सिर्फ नोट करने में, ठीक है, उधर कुछ लिख लेते हैं फिर बातें चालू रहती। वो तो 1 2 का 4 तो कर ही रहे हैं। 1 साल को 2 साल में कैसे परिवर्तित करते हैं और 2 को 4 में कैसे करते हैं।
ये तरीका है। एक तो क्लास में आए, पूरा 1.5 घंटा बैठे रहे, भूख भी लगती रहे, गर्मी भी लगती रहे, है ना, और फिर भी उसका उतना ही 1.5 घंटा घर जाके भी पढ़ना पड़े, ये 1 का 2 हो गया। जिन्होंने क्लास में सिर्फ नोट करने के लिए बैठे हैं, दिमाग में नोट नहीं करेंगे, देखो सारे रजिस्टर तो जब तो जाएंगे, ये वाला लेके जाओगे, यही तो नोट करना है ना। तो जितना जल्दी इसमें नोट करोगे उतना फायदा होगा। तो विद इन दी क्लास यहीं पर ही नोट करना शुरू करो, और कुछ इसमें नहीं नोट हो पा रहा है तो इधर लिख लो, कि भूल रहा हूं इधर लिख देता हूं, और यही समझ जाओ। तो जाते ही फिर फॉर्मूला यूज करो, सवाल करो। होशियार बच्चा ऐसे आगे रहता है, और बाकी लोग तो टाइम डबल ट्रिपल कैसे करते हैं। और वो कोटा शहर के लिए सबसे उपयोगी बच्चे हैं, अध्यापक के भी प्रिय बच्चे हैं, वही तो अध्यापक का नाम फैलाएंगे। जो सीधे यही नोट करके सीधे कॉलेज में घुस जाएंगे, वो किसी से बात ही नहीं करेंगे शहर वालों से, वो कहाँ किसी का नाम बताएंगे। जो यहीं रुकेंगे 2 का 4 करेंगे, वही तो बताएंगे बार बार कि ऐसा ऐसा है। तो ये इस शहर के अच्छे बच्चे होते हैं वैसे, पर मैं चाहता नहीं ऐसे बच्चों को, है ना। अभी फिलहाल ये मैं इसका एक डायग्राम बनाने जा रहा था अगले पेज पे। अब ये रिजल्ट है जो इसको हम याद रखेंगे इस तरह से। अगर करंट ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट शीट में, आपको याद होगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इनफाइनाइट शीट को ऐसे ही दिखा देते, इस तरह से दिखा देते थे, यहाँ भी दिखा रहे हैं। अब बस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पर, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यूनिफॉर्म है यानी ऐसा है, सब जगह एक जैसा है, और इस तरफ इधर है। ये हमने बनाया ये सोचते हुए कि ये अनंत तक जा रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये μ0K/2। K क्या है इसके अंदर, जब इसका 1 मीटर का लेंथ लेते हैं हम, 1 मीटर का लेंथ लेते हैं, तो उसमें K एम्पियर जा रहा है। 1 मीटर में, 1 मीटर में K एम्पियर करंट है, तो K एम्पियर पर मीटर, K एम्पियर, इतना करंट जा रहा है। अच्छा देखो, उसमें जो था ना, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले में चार्ज पर यूनिट एरिया था σ/2 है ना, उसमें भी हाफ था। फॉर्मूले कितने मिलते जुलते हैं, ऐसे कुछ लोग लिस्ट बना के याद कर लेते हैं कि इनमें इतनी सिमिलरिटी है फॉर्मूलों में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला यूनिफॉर्मली चार्ज, उसमें हमने ये बताया था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इस तरह का। अब कुछ बोले बच्चे तो सोचेंगे क्या आगे दूसरा चैप्टर आगे बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर भी हाफ था σ/ε, यहाँ भी हाफ है। फॉर्मूला कितने सिमिलर है। वहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया था, हाँ सही बात, वहां पर एरिया और लेंथ का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं इसके, है ना, ये हो गई बात पूरी। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। तो एक इनफाइनाइट शीट की वजह से, जैसे अपन ने कहा कि इस कमरे में इस दीवार पे करंट ऊपर जा रहा है, तो इस पूरे कमरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर इस दीवार को ऐसे लंबा मान ले, ऊंचा मान ले, तो इस कमरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना इस तरफ ऊपर करंट जा रहा है ना, यूं, तो अपने फिंगर को यूं टर्न करेंगे तो इस कमरे में यू होगा इस तरफ, और इस दीवार के उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ होगा।
तो इसमें यही आ रहा है, जैसे यूं करंट जा रहा है ना यूं, तो इस तरफ इधर, इस तरफ इधर, यूं घूमने के हिसाब से इस तरफ इधर और इस तरफ इधर आ गया। पहले गोल घूम रहा था, पर इनके सबके सर्कल मिला के टोटल इधर आ गए, ऐसा बन गया ये। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि ये तो पतली शीट का था आंसर, तो फिर एक मोटी शीट भी लेते थे, है ना, इसमें भी ले लेते हैं मोटी शीट। इसका बताओ भाई, अगर एक दीवार होती, करंट की दीवार, दीवार में करंट, ये एक दीवार दे दी हमने। देखो 3D डायग्राम तो डराने के लिए होता है, या शायद समझाने के लिए होता है। ज्यादा समझने से लोग डरते भी हैं शायद। इस दीवार में करंट जा रहा है ऊपर, J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी J दिया है। दीवार की मोटाई क्या T है, जैसे पहले T लिया था, T विड्थ की दीवार है, अनंत। अब ये J ऐसे अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको अभी लिखता हूँ, पहले थोड़ा ऐसा दिखा देता हूँ। यहाँ पर सब जगह करंट ऊपर जा रहा है, अब ये J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, और ये दीवार हमारी अनंत तक जाती है। इस तरफ अनंत, उस तरफ अनंत, ऊपर भी अनंत, इधर नीचे भी अनंत। अब आपको इसकी वजह से बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहाँ बताओगे, दीवार के बाहर बता दो पहले तो, फिर दीवार के भीतर भी पूछ लेंगे। ये तो सब एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक, एलिमेंट लो इंटीग्रेट करो। जिसने सीख लिया उसके तो बहुत सारे चीजें क्लियर हो गई। और कुछ लोग जो फार्मूला रट लेंगे ना, वो तो बिना इंटीग्रेशन के जीत जाएंगे, कॉलेज पहुंच जाएंगे, और इंटीग्रेट करने वाले ही बैठ रहेंगे, करते रहो तुम लोग। अच्छा, कॉलेज में जाने के बाद में पढ़ाई ऐसी नहीं, ये जो इंजीनियरिंग का भारत के अंदर एंट्री है ना, ये काफी नैरो है। फिर कॉलेज की पढ़ाई तो यूं है जैसे स्कूल की पढ़ाई होती, वो फिक्स पैटर्न होता है कि ये प्रोफेसर साहब यही सवाल पूछते हैं, 4 सीनियर से मिल लेते हैं, बोल देते हैं ये पढ़ लेना, ये पूछेगा, ये आएगा, ये हो गया, और उतना ही रट रटा के लोग वापस वही स्कूल जैसे नंबर 90%, 75%, 80%। स्कूल में क्या सभी के 90 आते थे क्या, ऐसा है क्या? हाँ, लगभग वैसे आने लग जाएंगे। पर चक्कर में बताऊं क्या, उस कॉलेज में फर्क इस चीज का पड़ जाता है कि स्कूल में तो किताब फिक्स होती थी, बच्चे घर जाके रट लेते थे 2-3 एग्जाम से पहले। तो कॉलेज में चक्कर ही पड़ता है कि किताब ही नहीं, कुछ पढ़ाने वाला ही कोई नहीं, टीचर कुछ भी बता जाते हैं, फिर समझ नहीं आता है, फिर कोई किताब नहीं बताते कौन सी किताब से पढ़े। इतने में तो सेमेस्टर खत्म हो जाता है, किताब ढूंढोगे। 6 महीने तो चलना होता है, एक आधा महीने छुट्टी हो गई, इधर घूमे फिरे, एक्टिविटी हो गई, सुबह शाम इतने काम होते हैं कि पता ही नहीं लगता है। तो कॉलेज में गाइड करने वाले नहीं मिलते लोग कि खुद करो, वो कहते हैं आप खुद पढ़ो, खुद किताब ढूंढो,
खुद देखो, ये रही लाइब्रेरी, देख लो कोई किताब जो पढ़ना है। तो इसलिए जो लोग नहीं पकड़ पाते हैं उनके नंबर कम हो जाते। बाकी तो स्कूल की तरह की पढ़ाई होती है सभी जगह, सिर्फ यही वाली पढ़ाई में जोर ज्यादा लग रहा है। सीटें कम है ना, इसलिए जनसंख्या ज्यादा है, सीट कम। या यूं कहो कि सीटें तो ऐसे देखो तो सभी जगह बहुत सारी सीटें हैं, पर उन्हीं कॉलेज में जाना है तो सीटें कम हो गई, कि सिर्फ इन्हीं कॉलेज में ही हमें जाना है। तो मोटी दीवार का लिख दिया आप लोगों ने? अरे इतना कुछ क्या सोचना है, ये लो आंसर। हम ये जानते हैं कि मोटी दीवार को पतली पतली शीट से मिलके बना मान सकते हैं, तो बस वही इसका आंसर होगा। तो आंसर में कोई फर्क ही नहीं है, μ0 k/2। अब के का वैल्यू निकाल के देंगे आपको कि के क्या होता है। के होता है करंट अपॉन लेंथ। तो अपन ऐसा करते हैं कि इसकी कोई एल लेंथ मानते हैं, एल लेंथ। तो एल लेंथ के अंदर तो करंट डेंसिटी जे है, और एरिया हो जाएगा LT, JLT डिवाइडेड बाय एल, JT आ गया। आधा μ0 JT, उसमें आधी रोटी थी, इसमें JT है। आधा μ0 JT, आधी रोटी अपॉन अचार था उसमें, है ना, नीचे एप्सिलॉन नीचे था। ये तो हमेशा उल्टे उल्टे रहते। उसमें भी था σ/2 एप्सिलॉन, वो नीचे था ना एप्सिलॉन। मैग्नेटिक फील्ड में μ0 ऊपर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नीचे जाता है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे चेंज रहते हैं, ऐसा फर्क पड़ रहा है। तो इतना मेहनत करने की कहाँ जरूरत है इस सालों, ये तो सीधा ही पता लग गया। तो जो एक शीट का आंसर जानता है वो इसको लिख सकता है, यानी यही कीमती आंसर है। करंट पर यूनिट लेंथ निकालना है उसके अंदर, तो 1 मीटर लेंथ की दीवार में कितना करंट जा रहा है ये निकालना है। तो मैंने मान लिया कि L लेंथ की दीवार है, तो इसमें कितना करंट जाए, J इंटू इसका एरिया, फिर लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो करंट पर यूनिट लेंथ मिल गया। तो करंट पर यूनिट लेंथ मिल गया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया दीवार के बाहर। अगर दीवार के अंदर कोई पूछ ले तो बता देंगे। कहाँ पूछ लिया कि सेंटर से x डिस्टेंस पर, सेंटर कहाँ होता है कि T/2 पर। अगर दीवार के अंदर सेंटर से x डिस्टेंस पे निकालेंगे, कुछ लोग तो सिमिलरली करके भी लिख सकते, क्योंकि वहां सिमिलरली लग रहा है, आधी रोटी आधी जेटी। आ गया ना आंसर, ये लो।
इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू में हम क्या करते हैं, दीवार को तोड़ लेते हैं, दो दीवारों में तोड़ लेते हैं। एक दीवार होगी t/2 + x और एक दीवार होगी t/2 - x। दोनों में जे है। अब देखो इसमें से जो मोटी दीवार है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ, तो नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो टोटल भी कितना आएगा, इस फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, μ0/2 j t/2 + x, एक की वजह से, फिर माइनस μ0/2 j t/2 - x। तो ये आ जाता है μ0 jx। ये आता है ना, उसका भी ऐसे आता है। क्या आता है, ρx/ε। हाफ नहीं आता है उसमें। जब x की वैल्यू t/2 रखोगे तो सरफेस का आ जाएगा, है ना, हाफ μ0 j t। जब x की वैल्यू t/2 रखोगे तो सरफेस का आ जाएगा हाफ μ0 j t, फिर उसके बाद वही रहेगा। तो जीरो कहां पर होगा, सेंटर पे जीरो होगा। मतलब किसी मोटी दीवार की वजह से, किसी मोटी दीवार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम, तो ग्राफ अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ऐसा होगा, इस तरह से। एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लें, b वर्सेस x कोऑर्डिनेट। जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे b बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद फिक्स हो जाएगा μ0 j t/2। इधर अपोजिट डायरेक्शन में μ0 j t/2 और सेंटर पे जीरो हो जाएगा। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था, है ना, ये भी हमने जान लिया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं एक दूसरे की वजह से। नेक्स्ट पेज पे चलें। तो इस इनफाइनाइट मोटी दीवार की वजह से, जैसे ये क्लासरूम की दीवार है, अगर इसमें करंट डेंसिटी जे दिया हुआ है, इसकी थिकनेस टी है, तो हमारे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड μ0 j t/2 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम बढ़ते हैं। अब अगला आता है इसी में मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड कैसे दिखती है पहले ये देख लेते हैं। सोलेनॉइड बनाना है तो आसान से काम है। एक कोई, जैसे आपने क्रिकेट के बैट का जो हत्था होता है उस पर धागा लिपटा होता है, तो बस ऐसे ही वायर लपेट दो, हो गई सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड शक्ल में आपको स्प्रिंग जैसी लग रही है, पर कोई ऐसे धागा लपेटते उसको स्प्रिंग थोड़ी कहते हो,
क्रिकेट के बल्ले पे कि स्प्रिंग बांध रखा धागे का। स्प्रिंग का एक अलग नेचर होता है ऐसे इलास्टिसिटी वाला। तो अगर आप एक कॉपर का वायर ऐसे लपेट दोगे तो स्प्रिंग की तरह काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कर सकता है पर टायर पतला होता है, ऐसे मुड़ जाएगा। तो अब मैंने खूब सारा तार ऐसे लपेट दिया तो वो बन गया सोलेनॉइड। तो एक वायर को आप सिलेंडर की फॉर्मेट में ऐसे लपेट दो, होलो सिलेंडर टाइप बन गया ये। तो ये सोलेनॉइड हो गया। अब इसका डायग्राम थोड़ा ये कम समझ में आता है, तो इसको अपन ऐसा कट करके दिखाते हैं। ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन अलग कर दिया, इसको हाफ कट कर देते हैं ऐसे। फिर इसमें यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं कि इस तरफ करंट अंदर जा रहा है और इस तरफ करंट बाहर आ रहा है। एक्चुअल में ये ऐसा है कुछ यूं राउंड, ऐसे करंट आ रहा है। तो अपन ने इसको आधा कट करके दिखाया। तो एक रिंग को आधा काटेंगे तो इधर से करंट जाता हुआ दिख रहा है, उधर से करंट यूं आकर के फिर यूं जाएगा ना, तो ये अच्छे से दिख जाए, इसको कट करके दिखा रहे हैं और इसके अंदर जानना चाह रहे हैं हम। तो इसको सिलेंडर को आधा काट दिए तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें करंट इस हिसाब से जो हमने दिखा रखा है वो करंट तो यूं जा रहा है ऐसे। यूं यूं करंट जा रहा है। ऐसे करंट जाने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा आता है यूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगी।
ये कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह का होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा सर्कुलर, मतलब एक तरह से क्लोज लूप बनाती है। तो क्लोज लूप बनाती है तो इसका मतलब ये जितनी भी लाइन है ना, यहां से तो निकलेंगी, सोलेनॉइड में से निकलेंगी और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगी। तो अगर मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल सोलेनॉइड बनाया यूं, जिसमें कि करंट यूं जा रहा है ऐसे, तो अगर यूं करंट जा रहा है इस तरफ ऐसे ऐसे, तो उसके हिसाब से जैसे करंट जा रहा है वैसे मैं फिंगर अपने राइट हैंड की टर्न करूंगा तो बी इधर नीचे आ रहा है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी। जैसे मान लो 10 करोड़ लाइनें इसमें एंटर कर रही है, तो ये 10 करोड़ निकाल करके पूरे ब्रह्मांड में से फैल जाएंगे। कोई यूं, कोई यूं, फिर कोई यूं, ऐसे पूरी दुनिया में, यहाँ से लेके अनंत तक। जाने की जगह तो यही है, फिर वापस आने की जगह ब्रह्मांड है। तो इसमें से तो लाइनें एंटर करेगी और सब जगह से घूम के ऐसे आएंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम पूरे इन्फिनिटी तक पूरा प्लेन ले लें तो 10 करोड़ लाइनें यहाँ पे नीचे जाएंगी, वही 10 करोड़ लाइनें यहाँ ऊपर आएंगी, तो ओवरऑल जीरो होगा। जितनी लाइनें नीचे जाएंगी उतनी लाइनें ऊपर आ जाएंगी, तो फ्लक्स देखोगे ना तो जीरो आ जाएगा। और सोलेनॉइड के अंदर नीचे की तरफ फ्लक्स, सोलेनॉइड के बाहर ऊपर की तरफ फ्लक्स है। अगर हम ऐसा देख रहे हैं, अच्छा लाइनों की टर्म्स में देखें, तो इसके अंदर 10 करोड़ लाइनें हैं, तो यानी यहाँ का तो बी बहुत ज्यादा हो गया। छोटी सी जगह में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। बाहर तो अनंत तक फैला हुआ है, तो बी कम कम हो जाएगा। तो बाहर का बी तो कम दिख रहा है, दूर दूर लाइनें, यहाँ तो सारी लाइनें इकट्ठा हो रही, तो यहाँ का बी ज्यादा होगा। फिर यहाँ पर हमें लगभग सीधा सा दिख रहा है, तो लगभग एक जैसा सा होगा। हम इसके एक्सेस के ऊपर अभी कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का हम अब कैलकुलेशन करते हैं। डायग्राम तो हो गया। तो जैसे करंट जाता है वैसे फिंगर घुमा लो, तो अंगूठे से इसके भीतर के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा मिल जाएगी। ये क्रॉस दिखा रखा है तो करंट यूं जा रहा है, यूं घूम के आ रहा है, जो इधर दिखा रखा है ऐसे। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर ऐसा होगा, ऐसा हमको पता लग गया। अब इसके अंदर हमको कुछ जानकारी है कि इसकी लेंथ जो है, ये लेंथ है इसकी एल। इसके अंदर टोटल एन टर्न्स है, और एक टर्न में आई करंट, आई एम्पियर पर टर्न, एक टर्न में आई एम्पियर है। ठीक है। तो मैं अगले पेज पे इसमें कैलकुलेट करके देता हूं कि हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के किसी पॉइंट पर कैसे बताएंगे। तो ये कोई सोलेनॉइड, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैं बी जानना चाहता हूं। तो ये पॉइंट हो गया पी। इस पॉइंट को लोकेट कैसे करूं? तो इस वाले एंड से इसका एंगल अल्फा है, और इस वाले एंड से इस पॉइंट का एंगल बीटा है। इस जगह करंट इसमें अंदर जा रहा है, और इधर बाहर आ रहा है।
इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है। इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो उसको निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी तरफ से यहाँ पर एक लूप लेता हूँ ऐसा, जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, dx थिकनेस का है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैं लूप का जो एक्सिस वाला फॉर्मूला है, क्योंकि बहुत सारे लूप बन रही है, ठीक है, तो एक लूप वाले की वजह से एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे। तो उसके लिए पहले किसी लूप की वजह से उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पर I करंट जाता है, तो r रेडियस कितना होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I इंटू ए अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रिंग का फॉर्मूला याद है क्या? क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस की पावर 3/2। कितना ज्यादा मिलता जुलता है? अच्छा देखो, इसमें एक्स नहीं है, एक में साइन थीटा आ रहा है तो एक में कॉस थीटा आ रहा है, ऐसा उल्टा उल्टा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, जो हम जानते हैं। तो फिलहाल ये तो फॉर्मूले हैं, ऐसे ही बताए, अभी यहाँ पे लगाने की बारी आई। तो अगर मैं इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो वो आएगा डीबी के बराबर। तो डीबी की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर अब मुझे 2 की जगह तो मैं 2 लिख दूंगा, आई की जगह क्या लिखूंगा? इस डी एक्स विड्थ में करंट कैसे निकालूं? डी एक्स विड्थ में करंट कैसे निकालूं? एल लेंथ में कितना करंट? एन आई, है ना, एल लेंथ में कितना करंट? एन आई। तो डी एक्स विड्थ में कितना करंट? एन आई अपॉन एल इंटू डी एक्स। करंट पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, क्योंकि वायर की लेंथ की प्रोपोर्शनलिटी पे करंट होगा। लेंथ डबल करेंगे तो 2 वायर आ जाएंगे, डबल वायर आ जाएंगे। तो करंट की जगह करंट लिख दिया। एरिया तो इस रिंग का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई छोटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर इसमें कौन सी रेडियस है? इसकी रेडियस है आर, स्मॉल आर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका वैल्यू आ गया। अगर कोई कहे तो इसका आ गया डीबी, इस तरफ। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए अपन ऐसा करते हैं कि इस ट्रायंगल में यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे अपन थीटा एंगल मानते हैं इसको। फिर वही कहानी, टेन थीटा होगा एक्स बाय आर, तो एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सब्स्टिट्यूट करने की बारी। म्यू नॉट अपॉन, देखो पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट बाई 2 एन आई। अब यहाँ पर एल भी ले लेते हैं नीचे, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को तो अभी आर स्क्वायर रहने देते हैं, और डी एक्स की जगह पे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आर स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2। तो यहां से हमें दिख रहा है कि नीचे आर क्यूब आ जाएगा, ऊपर भी आर क्यूब है, कट जाएगा। नीचे सेक क्यूब थीटा आएगा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2l कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, थीटा का लिमिट क्या, माइनस अल्फा से बीटा, माइनस अल्फा से बीटा कितना आया, क्या आएगा भाई? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। तो ये तो बढ़िया हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये तो सुंदर सा आंसर है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तो बहुत बार देखा हमने। अच्छा देखो, ये जो हमने लिखा है एन आई बाई एल, अगर आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट के बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। के इज द करंट पर यूनिट लेंथ, टोटल करंट एन आई, लेंथ एल, तो करंट पर यूनिट लेंथ हो गया के, सिलेंडर की लेंथ के अलोंग हिसाब लग गया करंट पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट के बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये क्या चीज आ गया भाई, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर, एक्सिस पर, किसी पॉइंट पर जिसका कि इस एंड के साथ एंगल अल्फा है और उस एंड के साथ एंगल बीटा है। तो बताओ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगा, हम्म, सेंटर पे सबसे ज्यादा आएगा। कैसे, सेंटर की तरफ जाएंगे तो एक एंगल बढ़ेगा एक एंगल घटेगा, अल्फा बढ़ेगा बीटा घटेगा, है ना। तो जब बराबर होंगे तभी सबसे ज्यादा होगा, ऐसा भरोसा लग रहा है, पर प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, करते रहना वो। एंड पॉइंट पे कम होगा ना, सिमेट्रिकली होगा। अगर सिमेट्रिकली होगा तब तो ग्राफ इसका बहुत ही अच्छा होगा। ऐसा होगा, इस तरफ बी और इस तरफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 सेंटर है, ठीक है। सेंटर पे अपन ने 0 मान लिया, तो सेंटर पे सबसे ज्यादा आगे, इधर उधर जाएंगे तो बराबर बराबर आएगा, ऐसे बाहर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला इसके बाहर के पॉइंट के लिए भी वैलिड है, हम्म, अगर मैं आपको यहां पूछ लूं तो बता पाओगे, हम्म, बता देंगे। इस पॉइंट का एंगल क्या लिखोगे फिर, अल्फा की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और बीटा की वैल्यू जो होगी सो आ जाएगी, है ना, अल्फा बीटा में से अल्फा माइनस का हो जाएगा। इससे पता लग रहा है कि, अच्छा जब मैं इस पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, ये जो बाहर वाला पॉइंट है ना,
इसको दूर ले जाऊंगा इन्फिनिटी पे, तो अल्फा -90 हो जाएगा और बीटा +90 हो जाएगा। तो -90 +90 रखेंगे, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ऐसे इन्फिनिटी पे 0 दिखा है, बीच में सबसे ज्यादा दिखा है, बाकी जगह सिमेट्रिक दिखा है। तो ये एक सोलेनॉइड की वजह से इसके एक्सिस वाले पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर भीतर बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया, μ0K/2 sin अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर इसका स्पेशल केस लें कि सोलेनॉइड जो है इनफाइनाइट लेंथ वाली है, जो कि अगले पेज में दिखाता हूं, ये हो गया ना नोट। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड की पहचान ये है कि उसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लेंथ के होने से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं। हम ये मान रहे हैं कि इसके आगे ये बढ़ रहा है, इस तरफ ये अनंत तक जाता है, इस तरफ ये अनंत तक जाता है, दोनों तरफ ही अनंत तक जाता है। तो अल्फा बीटा दोनों 90 हो जाते हैं। तो इसके अंदर बी इनसाइड μ0K आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दोनों मिला के 112 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो μ0K आ गया। ये होता है यूनिफॉर्म। हालांकि हमने फॉर्मूला तो एक्सिस वाला यूज किया, पर जानकारी कुछ और दिया। ये कह दिया कि पूरी सोलेनॉइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी वैल्यू होगी μ0K। तो सोलेनॉइड के भीतर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी वैल्यू μ0K के बराबर होती है। और बाहर, बाहर क्या होता है, 0। तो हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप कंप्लीट करती है। तो ये कहां से आ रही लाइन, -इन्फिनिटी से, और कहां जा रही, तो ये लूप कैसे कंप्लीट हुआ, क्योंकि अनंत और अनंत मिले रहते हैं, भगवान भगवान मिले रहते हैं। मतलब इधर जाएं या उधर जाएं, एक ही जगह जहां तो भगवान के पास रहे, इधर भी अनंत उधर भी अनंत, और अनंत अनंत तो एक है, तो ये मिल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि संसार में इधर जाएंगे तो कहीं इधर, देखो इस पृथ्वी पे इधर जाएंगे तो इधर आ ही जाएंगे, पर इस ब्रह्मांड में इधर जाएंगे तो क्या इधर से आएंगे, क्या ब्रह्मांड भी ऐसा गोल है, पता नहीं क्या है। मैं यहाँ पर एक मंदिर में गया था, तो वो उनसे मैंने पूछा पंडित जी से, पंडित जी क्या वो इंजीनियर है ना, पंडित बन गए। एक जो यहाँ थे मंदिर में, वो अभी कैलिफोर्निया में गए हैं। कल ही मैसेज किया है, मंदिर का फोटो दिया कि भक्ति की पूजा का फोटो भेजा है, कैलिफोर्निया के मंदिर में भारतीय लोग। और उस दिन मैं उनसे उनके अलावा अभी यहीं कोटा में गया था, तो उनसे मैंने पूछा कि किताब विताब में
कैसा वर्णन किया ब्रह्मांड के बारे में, कैसे बता रखा है, कैसे पैदा हुआ, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ इसका वर्णन किया हुआ है, और भगवान विष्णु का नाम लिया उन्होंने। अच्छा, मैंने कहा जो मैं जानता हूँ वो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाले विष्णु नहीं, 3 विष्णु। अच्छा, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। और भी 2-3 भगवान है। तो उन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मांड है ना, विष्णु जो और जो जनरेट करने वाले उनके सांस, ऐसे जो अपन सांस लेते हैं ना, एक्सेल और इनहेल, तो एक्सेल की प्रोसेस में संसार फैलता है और इनहेल की प्रोसेस में वापस सिमट जाता है, ऐसा किताब में लिखा वो बोल रहे हैं। तो ये अभी विज्ञान तो कह रहा है कि ये संसार ऐसे दूर जा रहा है, फिर इसके बाद में ये इससे वापस आ भी जाएगा। तो ये बात है कि विज्ञान वाले मिल रही है अभी एक्सेल इनहेल से। सिंबॉलिक लिखा है, जो पढ़ने वाला है उसको क्या समझ में आ रहा है, जैसे विज्ञान की किताब में कुछ लिखा हुआ पर पढ़ने वाला विद्यार्थी कमजोर है, वो क्या मतलब निकाल रहा है, सारा मामला उस पर जा रहा है। पर ये बात उन्होंने कही कि ऐसे लिख रखी कि एक पीरियड होता है सांस लेने का, और वो जो टाइम की थ्योरी तो बोल ही रखी है कि उनका एक एक दिन कितना है और हमारा एक दिन कितना है। वो तो विज्ञान कहने लग गया कि ऐसा सही है। अब ये एक्सपेंशन और वापस खत्म होने की बात है। तो लिखा तो बहुत कुछ है, इन्होंने मुझे एक किताब और भी दिया था, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई, कि मैंने कि ये सब गलत लिखा हुआ है, ये मैं नहीं मानता। तो कहने का मतलब कुछ चीजें हो सकती है जो पूरे पुराने वाले लोग जानते होंगे, पर उसको समझाने के लिए वाले लोग चले गए, तो मामला सारा बिगड़ गया। वापस से अपन को ढूंढना पड़ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नए तरीके से ढूंढ रहे हैं। एक दिन हम ढूंढ लेंगे, वापस हमें पता लगेगा कि अनंत अनंत एक है, सारे भगवान एक हैं, ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, यही रोक देता हूँ। आपकी क्लास है क्या? अच्छा ठीक है तो क्लास लीजिए। बाहर तो 0 हो गया, भीतर एक जैसा हो गया। प्रूव नहीं दिया, सिर्फ बता दिया। प्रूव करूंगा इसको बाद में, है ना। तो अब आप होमवर्क करने के लिए क्या करेंगे? अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके अंदर क्या करेंगे? सेक्शन ए कर लेना, एक डीपीपी कर लेना और सेक्शन ए कर लेना। ठीक।